तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं और उनको हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, विद डिफरेंट एक्टिविटीज। लेट्स बिगिन। Deepa, a curious 11-year-old girl, lives in a town in the state of हरियाणा। दीपा नाम की एक 11 साल की बच्ची है जो हरियाणा नाम के डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, और नया साल स्कूल का शुरू हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर। दीपा को अब नई यूनिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि वो बड़ी हो गई है। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप, और उसकी मम्मी उसे एक क्लोथ शॉप पे ले गई है। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर ऑफ क्लोथ पीस, और उसकी मम्मी ने 2 मीटर का एक क्लोथ का पीस मांगा। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। एक शॉपकीपर ने क्या किया कि एक मेटल का मेजरिंग रॉड, देखो यहाँ पे एक बना हुआ है रॉड, इसी रॉड टाइप का यूज किया और क्लोथ को कट करके दिया उसकी मम्मी को। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, और फिर टेलर ने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, ये देखिए फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आराम से मोड़ा जा सकता है। आयरन टेप का यूज किसने किया? शॉपकीपर ने, ताकि वो कपड़े को कट कर सके। और इस बच्ची को, दीपा नाम की बच्ची को मेजर करने के लिए टेलर ने इस फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज किया। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाई 4 अंगुला। इट मीन्स अंगुला मीन्स यू नो अंगुली दैट इज अंगुला, ओके। तो 4 फिंगर्स विद से उसकी मम्मी ने कहा कि चार उंगली बढ़ा देना है, ठीक है, इंक्रीज कर देना है। Are the tape and the rod similar to the scale that the elder sister has in her geometry box? अब ये बच्ची दीपा सोच रही है कि ये जो टेप और रॉड यूज किया है, क्या वो जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल यूज करती है वो उसके जैसा ही है? What did मदर मीन्स बाई 4 उंगला, और 4 उंगला से उसकी मम्मी क्या कहना चाह रही थी? तो दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्मीन, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग देम। ठीक है, ये जो उसके दिमाग में ये जो बात आई उसने शेयर किया अपने दोस्तों से, और ये एक डिस्कशन में बदल गया। देखो यहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू वी मेजर, हम किसी चीज को नापते कैसे हैं? ठीक है, हरदीप सेज I have seen my grandmother measuring clothes by the length of her arm. उसने देखा है कि उसकी ग्रैंडमदर जो है वो कैसे नापती है, अपने आर्म का यूज करके। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? क्या तुमने देखा है कि फार्मर बेड्स जो बनाते हैं इस तरह के, वो किस तरह से नापते हैं उसे? He walks and counts the number of his stride, says पद्मा। पद्मा ने कहा कि वो अपने इन स्ट्राइड्स को नापते हैं और चलते हुए नापते हैं, ठीक है। Oh, not just the length of the strides, sometimes they also use the length of their feet to मेजर। कभी कभी वो अपने पैर को भी यूज करते हैं, सिर्फ अपने वो जो स्ट्राइड बन रहा है सिर्फ उसको ही नहीं नापते हैं, कभी कभी वो अपने पैर का भी यूज करते हैं उसको नापने के लिए। दीपा सेज एक्साइटेडली, दीपा ने बहुत एक्साइटेड होके कहा, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हुए मेजर करना ये तो बड़ा ही मजेदार होगा। लेट अस आल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। चलो हम भी कुछ नापते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हुए। What should we measure? हमें क्या मेजर करना चाहिए? Okay, let us measure the length of the table of in our classroom. चलो हम अपने क्लासरूम में रख के टेबल को मेजर करते हैं, says तस्नीम। ठीक है, तस्नीम ने कहा। पद्मा एडेड, पद्मा ने ऐड किया, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट, और हम कौन से बॉडी पार्ट का यूज करेंगे उसको मेजर करने के लिए? दीपा सेज लेट अस यूज अवर हैंड स्पैन। चलो इस तरह से अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से यूज करना है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, मैंने अपनी मम्मी को इस तरह से करते हुए देखा है। शी कॉल इट बलिस्ट, और उसे वो क्या कहती है? बलिस्ट कहती हैं। इस तरह से नापना, ये हैंड स्पैन से नापना, इसे उसकी मम्मी बलिस्ट बुलाती हैं, ठीक है।
हरदीप एड्स, ओके लेट अस नाउ नोट डाउन अवर मेजरमेंट्स, चलो अब हम लोग मिलके अपने मेजरमेंट को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब सभी ने किया, तो अनीश के हाथ से 13 से थोड़ा ज्यादा आया, पद्मा के हाथ से एग्जैक्ट 13 आया, तस्नीम के हाथ से थोड़ा कम आया 13 से, दीपा के हाथ से 13 और 14 के बीच में आया, हरदीप के हाथ से 14 आया। इट मीन्स हरदीप का हाथ सबसे छोटा था, राइट ना। सबसे बड़ा हाथ किसका था? पद्मा का हाथ था, ठीक है। थोड़ा आप अपने दिमाग लगाओगे तो यू विल फाइंड आउट, ठीक है। पद्मा से, पद्मा ने कहा, ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ये हाथ से नापने वाला जो तरीका था ये तो सबके लिए अलग अलग आया, सबके लिए डिफरेंट आया। सो व्हाट कैन वी यूज अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, सो व्हाट कैन मतलब हम क्या यूज करें ऐसा कि जिससे लेंथ जो है वो इक्वल है, बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आज थॉटफुली, हरदीप ने पूछा कि ये नंबर अलग अलग क्यों आया। तस्मीन सेज, अब तस्नीम ने कहा, आई कैन गेस, मैं बता सकती हूँ, अवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, हमारा जो हाथ का साइज है, वो जो नापने वाला हैंड स्पैन वो क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। अनीस गिव्स एन आइडिया, अनीस ने एक आइडिया दिया, लेट अस चेक दिस, चलो इसको देखते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलोंग ईच अदर एंड अराइव्स एट अ कंक्लूजन दैट द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट, सभी पांचों ने अपना हैंड स्पैन एक दूसरे के आसपास ले आया और एक कंक्लूड किया कि सभी के लेंथ क्या है, अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा ने बहुत सोच समझ के बोला, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप, इसी अब सोचने की मतलब कोई जरूरत नहीं, इसी तरह समझ आ गया कि लोग स्केल या मेजरिंग टेप का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सब वैरी करेगा, सबके साइजेस डिफरेंट हैं, तो सभी के लिए अलग अलग साइज आ जाएगा। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन, दीपा और उनके फ्रेंड्स ने अपने हाथ से वो कंपेयर किया कि क्या क्या लेंथ आया। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर हैंड स्पैन, तो जो लेंथ आया वो किस टर्म में आया, उनके हैंड स्पैन के लेंथ के टर्म में। हियर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिट, अब यहाँ हैंड स्पैन जो है वो क्या है, वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, जैसे एक हैंड स्पैन, दो हैंड स्पैन, तो ये एक एक क्या है, एक यूनिट, दो यूनिट, गेटिंग ना। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, देन 13 इज द नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, मतलब अगर हैंड स्पैन 13 हैंड स्पैन आ रहा है, अगर आपका जो लेंथ आपने मेजर किया वो अगर 13 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 जो है वो नंबर है और हैंड स्पैन क्या हुआ, वो उसका यूनिट हो गया। तो चलिए, however the hand span and other similar units such as the length of the hand, foot, fist or fingers different from person to person, अब इसमें ये क्या आपको बता रहा है कि इसी तरह से अदर सिमिलर यूनिट्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हैंड हो गया, फुट हो गया, फिस्ट मतलब मुट्ठी, फिंगर्स या फिर और डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, सभी के लिए सेम ही होगा, सभी के पास हैंड है, सभी हैंड का यूज कर रहे हैं, तो वो ये क्या हो गया, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। दस देयर इज अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर, ठीक है। इसीलिए एक यूनिट सेट किया जाता है कि डिफरेंट पीपल के लिए वो अलग अलग ना हो, सबके लिए सेम ही हो, ठीक है। तो इसीलिए एक मेजरिंग यूनिट सेट किया जाता है। India has a rich history of measurement system dating back to the ancient time, पुराने जमाने से ही इंडिया के पास एक रिच हिस्ट्री है बच्चा मेजरमेंट के लिए, है ना। वो किस तरह से यूज करते थे उसके लिए, तो अंगुला फिंगर विड्थ, मतलब अंगुला का यूज करते थे, जो फिंगर के विड्थ, अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले उसने बताया कि 4 अंगुला क्या करना है, बड़ा करना है, राइट ना, बताया था ना। तो सेम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम उसी तरह से। मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, अंगुला के मल्टीपल्स मतलब इनटू, मान लो अगर कहा 4 उंगला तो मल्टीपल्स ऑफ उसके मल्टीपल्स में आ जाएंगे, ठीक है। धनुषा, ठीक है, अब धनुषा का भी यूज किया गया एंड योजना और योजना का भी, ठीक है, आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन अर्लियर इंडियन लिटरेचर यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर्स एंड टाउन प्लानिंग, ये सारे डिफरेंट मेजरिंग यूनिट है बच्चा जिसका यूज किया गया है इंडियन लिटरेचर में, जिससे आर्किटेक्ट्स, टाउन का प्लानिंग वगैरह ये सब किया जाता था। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट लाइक कारपेंटर्स एंड ट्रेलर, अंगुला आज भी कारपेंटर्स और टेलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। सेवरल ऑब्जेक्ट्स
with rule marking which could be scale have been excavated from sites of हरप्पन civilization. हरप्पन civilization से अभी भी कुछ स्केल्स की मतलब ये मार्किंग स्केल्स ऐसे ऐसे रूलर स्केल टाइप की चीजें मिली हैं जिससे वो लोग अपने चीजों को मेजर करते थे हरप्पा सिविलाइजेशन में. हैव यू हर्ड ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन? Indus Valley civilization, have you heard? Please mention if you have heard, please mention it down in the comment. स्टैंडर्ड यूनिट. अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अलग अलग यूनिट्स आ रहे थे. हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. अब जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूमते थे तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. कहीं इतने डिस्टेंस को एक सेंटीमीटर बोला जा रहा है, ठीक है, कहीं इतना ज्यादा डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर बोला जा रहा है ना. गेटिंग ना क्या कहना चाह रही हूँ. तो अलग अलग तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे यहाँ तो इतना ही 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ इतना ज्यादा होता है. So this leads to the different countries coming together and adopting a set of standard unit of measurement. अब ये क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट को ऑफ मेजरमेंट को अपनाया, अडॉप्ट किया, मतलब अपनाया. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अब जो सिस्टम को यूज किया जाता है उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही बोलते हैं. ठीक है बच्चे, और इसे हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. जो लेंथ के लिए एसआई यूनिट है, मतलब अगर आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है बच्चा तो उसको आप किस में नापोगे? मीटर को. और इसको सिंबलाइज किससे करते हैं? एम से करते हैं. अ मीटर स्क्वेयर इज शोन इन फिगर 2.5.2. 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन. ये एक मीटर स्केल बना हुआ है बच्चे, जो कि यहाँ पे ये एक मीटर स्केल है जो कितने डिवीजन में है? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज सेंटीमीटर. और हर एक डिवीजन मतलब कि ये जो डिवीजन होगा ये एक डिवीजन कितने का होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है, तो ऐसे कितने डिवीजन होंगे? 100 सेंटीमीटर्स होंगे. यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल. तुम छोटे मीटर स्केल से फेमिलियर हो, जो कि टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. जो तुम्हारे पास होता है ना वो स्केल जो तुम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो वो कितने का होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है. शोन इन फिगर 5.3. हम आगे देखेंगे. लुक केयरफुली एट 15 सेंटीमीटर स्केल. अब ध्यान से 15 सेंटीमीटर ऑफ स्केल को देखो. इट हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15. 0 से 15 तक मार्क किया हुआ है. द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बिग मार्क सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर. अब तुम किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का देख लो, 1 और 2 के बीच का देख लो या 5 and 6 का देख लो, जो डिस्टेंस है वो कितने का है बच्चे? 1 सेंटीमीटर का. ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, अब यहाँ देख रहे हो ना, सारे कितने कितने का? एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट ना. हाँ, तो यही बताया है. ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट. अब तुमने क्या देखा बच्चा कि ये जो एक डिस्टेंस है, मान लो हमने 8 to 9 लिया, इसमें कितना का डिवीजन है? 10 का, राइट ना. 10 इक्वल डिवीजन. द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड ए मिलीमीटर. इसे हम क्या कहेंगे? ये जो 10 डिवीजन्स हुआ है बच्चे, तो इसमें ये जो एक पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिलीमीटर. गेटिंग? तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग द स्केल. इस स्केल का यूज करके तुम 1 मिलीमीटर तक का लेंथ जो है वो नाप सकते हो. इज इट क्लियर? तो 1 millimeter is the smallest. The 1 millimeter is equal to 1/10 of a centimeter. मतलब कि अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तुम्हारा क्या है? 1 सेंटीमीटर है, राइट ना. तो हम कहेंगे कि ये कितना हिस्सा हुआ? 1/10 हिस्सा हुआ, राइट ना, क्योंकि ये 10 डिविजन्स में है. गेटिंग ना. तो ये 1/10 हिस्सा हुआ. ठीक है, आगे देखिए. फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज अ लार्ज यूनिट कॉल्ड किलोमीटर. अब तुम सोचो कि सेंटीमीटर लेके तुम यहां से तुम जहां भी हो वहां से दिल्ली का देखो, या फिर दिल्ली छोड़ो अमेरिका का सोचो, अगर वहां तक का अगर आपको डिस्टेंस करना हो तो आप क्या सेंटीमीटर में नापोगे या मिलीमीटर में नापोगे? नहीं. तो लार्जर यूनिट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर्स यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड km एंड विच इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये किसके इक्वल है? 1000. इसका मतलब क्या हुआ? किलोमीटर सबसे बड़ा,
है ना। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, मीटर वो उससे बड़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, सेंटीमीटर वो उससे बड़ा, और अभी सबसे छोटा आपने क्या पढ़ा, मिलीमीटर, राइट ना। तो दिस इज द way you can understand. And for measuring smaller length we use units such as centimeter और मिलीमीटर, और छोटे लेंथ को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मिलीमीटर। अब आप इसको देख लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, ये हमने पढ़ रखा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग, तुमने कुछ देखा होगा कि कुछ स्केल्स में यहाँ तो सेंटीमीटर दिया होता है और नीचे क्या दिया होता है, अनदर मार्किंग। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस, ये किस में होता है बच्चा, इंच में होता है। वेयर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। 1 इंच कितने के इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर की। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच, फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, पहले पुराने जमाने में इंच और फुट का यूज किया जाता था किसी चीज को नापने के लिए। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल, और इन यूनिट्स का आज भी यूज करते हैं। पूछते हैं ना लोग, तुम कितने फुट के हो, बोलते हैं ना तुम कितने फुट के हो, तो स्टिल वी पीपल आर यूजिंग ऑल दीज यूनिट्स, ओके। चलिए, सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, विल द रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट। अगर चलो इस बार फिर से करते हैं मीटर स्केल का यूज करके, तो क्या रिजल्ट डिफरेंट होगा, नहीं, ऑफ कोर्स सबका सेम आएगा, सबके पास सेम मीटर स्केल है, नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग स्केल टू मेजर लेंथ। हाँ, लेकिन हमें सही तरीका सीखना होगा कि मेजर कैसे करें, अदरवाइज सब अलग अलग तरीके से करेंगे तो सबका अलग अलग आएगा। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, चलो करेक्ट वे समझ सीखते हैं कि किस तरह से लेंथ को मेजर करेंगे। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी चीज के लेंथ को मेजर करने के लिए वी नीड अ अप्रोप्रिएट स्केल, हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हम आपके पेंसिल का मेजरमेंट करना चाहें, वी मे यूज 15 सेंटीमीटर स्केल, हम 15 सेंटीमीटर वाले स्केल को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ द हाइट ऑफ द रूम इज टू बी मेजर, वी मे यूज अ मीटर स्केल, अगर हमें रूम का मेजर करना हो तो सेंटीमीटर की जगह हम क्या यूज करेंगे, मीटर, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, गेटिंग ना। और अ मेजरिंग टेप, है ना, मीटर स्केल या मेजरिंग टेप का यूज करेंगे। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ द ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। अब तुम सोचो, एक सीधी स्केल के थ्रू तुम अपने चेस्ट या फिर एक ट्री के गर्थ को नाप पाओगे, नहीं, उसके लिए तुम्हें एक फ्लेक्सिबल टेप चाहिए जो इसके अराउंड मुड़ सके, राइट ना। तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए, सच एज द टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल, टेलर्स टेप सबसे सुटेबल है। व्हाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, जब हम मेजर करेंगे किसी चीज को तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या है, What is the correct way to place the scale? करेक्ट वे क्या है प्लेस करने का स्केल को, ठीक है। तो प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन, ठीक है। ये करेक्ट वे नहीं है, टेढ़ा नहीं रखना है, कैसे रखना है, एकदम सीधा स्केल को रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल, करेक्ट पोजीशन क्या है, तो हमेशा ये पॉइंट जो है बच्चा वो कहाँ आना चाहिए, जीरो, कहाँ आना चाहिए, जीरो पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल और अलाइन इट विद द स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, ठीक है। अगर आप अपने पेंसिल को मेजर करना चाह रहे हो तो हमेशा आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, आपकी नजर इस टिप पे होनी चाहिए कि ये टिप कहाँ आ रहा है, दैट इज द लेंथ, है ना, ये तरीका है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ इट्स एंड्स ऑफ द स्केल इफ ब्रोकन, ठीक है। अगर ये टूटा हुआ है तो हम इसे कैसे मतलब कैसे नापेंगे, ठीक है। अगर टूटा हुआ रहेगा तो कैसे नापेंगे, देखो यहाँ पे जैसे ये टूटा हुआ स्केल है, राइट ना, तो देखो तो इसको कैसे नाप रहे हैं, यहाँ बताया हुआ, इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अगर जीरो मार्किंग क्लियर नहीं है या फिर टूटा हुआ है तभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। With such a scale, use any other full mark of a scale, ठीक है। अगर ऐसे स्केल के लिए हम अदर फुल मार्क ऑफ स्केल को ले लेंगे, सेज 1 सेंटीमीटर, कह लेते हैं 1 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ एन अदर एंड, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको इस मार्क से जितना कम है उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर 5.6 द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है, देखो 1 सेंटीमीटर से इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसका रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा ये हम आपको बताएंगे। एंड द अदर एंड इज 10 पॉइंट, जैसे इसने स्टार्ट कहां से किया 1 से, और एंड कहां हुआ इसका 10.4 से, राइट ना। तो इसने कितना कम किया बच्चा, तो 0 से 1 का डिस्टेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर कम है इसमें,
तो आप क्या करोगे, आप 1 सेंटीमीटर को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9.4 सेंटीमीटर। गेटिंग? अगर इसी की जगह पे तुमने मान लो 4 से स्टार्ट किया होता, अगर तुमने 4 से स्टार्ट किया होता तो तुम क्या करते, 4 माइनस करते। समझ में आई बात? अगर तुम 7 से स्टार्ट करते तो 7 माइनस करते। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल यू। ठीक है? हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर लेंथ? अब आप ये बताओ कि जो मतलब जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, विजुअली चैलेंज मतलब जिन्हें अच्छे से, विजुअल मतलब दिखाई, है ना, नहीं देख सकते, वो कैसे यूज करते हैं? ठीक है, तो दे यूज स्केल विद रेज मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। ठीक है, वो क्या होगा बच्चा कि ये देखिए, ध्यान से देखिए, इस पे थोड़ा एक मार्क है, एक डॉटेड मार्क दिख रहा होगा आपको, इस तरह से दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ये चीज, है ना? तो ये क्या है बच्चा कि इसको वो जब टच करेंगे तो दे कैन फील इट। ठीक है, इन मार्किंग को वो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसके थ्रू वो समझ जाएंगे कि क्या साइज है। गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मेजर, चलो कुछ चीजों को नापते हैं। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, अपने आसपास जो भी चीजें है उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आप एक कंघी ले सकते हो, एक पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, इरेजर ले सकते हो, टू मेजर देयर लेंथ, उनका लेंथ लेने के लिए। मेजर देयर लेंथ 1 by 1 यूजिंग द मीटर स्केल, मीटर स्केल का यूज करिए और उसको मेजर करके इन बॉक्सेस में लिखिए। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल? क्यों कुछ मेजरिंग डिवाइसेस फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चा, जिसे हम मोड़ सकते हैं? ठीक है, तो वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, भूलना नहीं कि आपको यूनिट भी लिखना है। यूनिट क्या है बच्चा? अगर आप सेंटीमीटर वाला स्केल यूज करो तो सेंटीमीटर लिखना, अगर आप मीटर वाला स्केल यूज करो तो मीटर लिखना। इज इट क्लियर? तो दस योर रिजल्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब तुम्हारा रिजल्ट जो है वो 2 पार्ट का है। 1 पार्ट इज नंबर, एक पार्ट में नंबर है और दूसरे पार्ट में क्या है, यूनिट है, जिससे तुमने मेजर किया है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same object। कुछ तुम्हारे क्लासमेट्स में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो सेम ऑब्जेक्ट्स का यूज किया है। कंपेयर द लेंथ मेजर बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब तुम कंपेयर करो जो तुमने नापा है और जो तुम्हारे फ्रेंड ने नापा है। आर द मेजर लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट? क्या वो सेम लेंथ क्या है या फिर अलग अलग, थोड़े डिफरेंट भी हैं? इफ नॉट सेम, डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं है तो आप ढूंढिए कि क्या रीजन हो सकता है कि वो अलग आया है। ठीक है, क्योंकि क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आप सेम सेंटीमीटर का स्केल दोनों यूज कर रहे हो तो दोनों के लिए तो सेम ही लेंथ आना चाहिए था। तो व्हाट विल बी द डिफरेंसेस? क्या दिक्कत हो गई? यूनिट ऑफ लेंथ, अब आप ध्यान से समझेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या आप लोगों ने यूनिट पढ़ा? एक पढ़ा किलोमीटर, एक पढ़ा मीटर, एक पढ़ा सेंटीमीटर और एक पढ़ा मिलीमीटर, राइट ना? बिगिन विद द लोअर केस लेटर। चलो स्टार्ट करते हैं लोअर केस। एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट करते हैं लोअर केस ऑफ द लेटर से। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिटन है, आप समझ जाओगे चीजों को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देयर सिंबल्स आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो हम हमेशा लिखते हैं वो किससे लिखते हैं बच्चा? लोअर केस, मतलब कि ये हो गया अपर केस और ये हो गया लोअर केस, राइट ना? तो हम लोअर केस से लिखते हैं। इवन इनके जो सिंबल्स हैं उसे भी हम किस में लिखते हैं? क्या आप कैपिटल लेटर में मीटर लिखते हो? नहीं, हमेशा किस में लिखोगे? लोअर केस में लिखोगे, है ना? यही ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्या है बच्चा? एंड ऑल्सो रिटन इन लोअर केस एंड आर नेवर फॉलोज बाई एस फॉर प्लूरल। अगर कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर है तभी भी 1 मीटर लिखेंगे। ठीक है, 4 मीटर है तभी भी मीटर लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे, है ना? एस नहीं लगता है इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट दैट द फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और सिंबल्स के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर ये आपके सेंटेंस का एंड है तो आप लगा सकते हो। एल्स ऐसा नहीं कि आप ये नहीं समझोगे कि किलोमीटर लिख दिया और उसके बाद डॉट लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, while writing the length always leave a space between the number and unit। हाँ, एक और बात कि 4 मीटर जब लिखेंगे बच्चा तो आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे एकदम तुरंत 4 और मीटर ऐसे नहीं लिख देंगे। आपको क्या करना है? 4 लिखना है और थोड़ा स्पेस देना है। इज इट क्लियर? एक स्पेस होना चाहिए, लीव स्पेस बिटवीन द नंबर एंड यूनिट, स्पेस होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें हैं जो अच्छे से ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, ये जितना भी दिया है बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये सारी चीजें आपसे छोटी चीजें हैं बट डोंट इग्नोर, है ना? ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, चलो अब एक कर्व लाइन को मेजर करते हैं। अनीस एंड हिज पेरेंट्स फिक्स इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्क ऑफ द
arcs of the veranda of their houses as shown in फिगर 5.7। अनीश और उसके पेरेंट ने ये देखो आर्क लगाया है अपने बरामदा में, ठीक है, स्ट्रिंग लाइट्स का। अब भी लगाते होगे दिवाली वगैरह में या फिर किसी अदर फेस्टिवल में। For a celebration at home, how would that have measured the required length of a string light? ठीक है, उन्होंने कैसे नापा कि कितना required length है उस string light का? In the case of a curved line, measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure 5.8। उन्होंने या तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज किया होगा या तो थ्रेड का यूज कर सकते हैं। अब थ्रेड का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए दिखाया हुआ, जैसे ये एक कर्व लाइन है, राइट। आप क्या करोगे कि इस थ्रेड से इसको नाप लोगे। अब इस थ्रेड को सीधा रख के बच्चा इसे आप अपने स्केल से नाप लो, तो यू विल फाइंड आउट। इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा? द थ्रेड दैट कैन बी स्ट्रेटेंड and its length can be measured with the मीटर स्केल। वही बात कि थ्रेड को बाद में सीधी रखकर और उससे आप मीटर स्केल से नाप सकते हो। क्लियर है? डिस्क्राइबिंग पोजीशन। चलिए अब हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ पोजीशंस को। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स दैट शी हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। एक दिन टीचर ने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एजुकेशनल विजिट नियर बाई गार्डन में एक प्लान किया है। सी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप डायरेक्टली मॉर्निंग में आ जाएगा। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर टू देयर स्कूल और फादर। ठीक है, दीपा और उसके दोस्तों ने सोचना शुरू किया कि वो जो गार्डन है वो पास में है, क्लोजर है, या फिर फादर मतलब दूर है। तो तस्नीम एंड पद्मा सेज द गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा ने कहा कि गार्डन हमारे यहाँ से तो क्लोज है। वेल दीपा एंड अनीश फील्स दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। लेकिन दीपा और अनीश को लगा कि स्कूल जो है वो नजदीक में है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस। और हरदीप को ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ ये है बस स्टैंड। आप इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि ऐसा उन लोगों को क्यों लग रहा है। ठीक है, किसका घर कहाँ है, किसके गार्डन कहाँ है, ये सब आप बहुत इजीली समझ सकते हो, राइट ना। हु डू यू थिंक इज करेक्ट? तुम्हारे हिसाब से कौन सही है? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑफ कोर्स सभी सही है। किसी मान लो गार्डन यहाँ है, ठीक है, और तस्मीन का घर यहाँ है, ठीक है, और अनीश का घर यहाँ है। तो तुम बताओ, तस्मीन के लिए तो नजदीक है, पर अनीश के लिए बीच में आ जा रहा है स्कूल, तो अनीश के लिए स्कूल नजदीक है। गेटिंग ना? हाँ, इस तरह से आप समझोगे तो सभी लोगों के लिए क्या है, सभी लोग अपनी जगह पे सही थे। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? तो उनके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों है? दे आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस। क्योंकि उनकी जो लोकेशंस हैं वो अलग अलग डिस्टेंस में है स्कूल और गार्डन के। इफ इंस्टीड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। अगर उन्होंने किसी एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में रख के बच्चा, मतलब कि उसको दिमाग में रख के, जैसे कि फॉर एग्जांपल बस स्टैंड को दिमाग में रख के अगर किया होता, तब उनके ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, सेम आते हैं, राइट ना। तो व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को अगर हम उसके स्टेट में, जैसे यहां से कहते हैं नहीं, चलो यहां से नापना शुरू करो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इज इट क्लियर? A few days later, कुछ दिनों के बाद, हरदीप tells his friends excitedly, हरदीप ने अपने दोस्तों को बहुत एक्साइटेड होके कहा, let us all go to the playground, चलो सभी प्लेग्राउंड चलते हैं। The sports teacher wants us to help her to draw lines with chuna powder, limestone powder। चूना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? लाइमस्टोन कहते हैं। स्पोर्ट्स टीचर लाइमस्टोन से लाइन ड्रॉ करवाना चाहती है। फॉर मेकिंग अ कबड्डी कोट फॉर द स्पोर्ट्स डे, कबड्डी कोट बनाना चाह रही है स्पोर्ट्स डे के लिए, तो वो बनवाना चाह रही है, तो चलो चलते हैं। तो पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्ग मेजरिंग टेप, हमें तो एक लॉन्ग मेजरिंग टेप की जरूरत होगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, चलो हम स्पोर्ट्स रूम से ले लेते हैं। Deepa, let us first decide the point on the ground from which we measure the distance to start drawing the line। अब दीपा ने कहा चलो एक पॉइंट, पहले तो एक पॉइंट डिसाइड करना होगा ना बच्चा कि आप कहां से मेजर करना शुरू करोगे, राइट। तो लेट अस कॉल इट एज अवर रेफरेंस पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। जैसे इन लोगों ने यहां से स्टार्ट किया बनाना, तो एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। गेटिंग ना? चलिए आगे बढ़िए।
आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, पद्मा वाज ट्रेवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स टू दिल्ली। ठीक है, कुछ दिनों के बाद पद्मा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही है दिल्ली में। शी वॉज eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road। ये किलोमीटर स्टोन इसे ही कहते हैं बच्चे, ठीक है, इसे किलोमीटर स्टोन कहते हैं। वो क्या कर रही थी, वो ध्यान से ये जो किलोमीटर पे डिस्टेंस दिया उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हुए जा रही थी। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। एक किलोमीटर स्टैंड पे क्या लिखा हुआ था कि दिल्ली 70 किलोमीटर है। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर। अब कुछ और आगे गई तो वो क्या हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, है ना। हर किलोमीटर स्टोन उसको क्या इंडिकेट कर रहा था, क्या वो धीरे धीरे नजदीक जा रही है। दीज किलोमीटर इंडिकेट्स हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। उसका ये किसके रेफरेंस में, तो दिल्ली के रेफरेंस में ये वो दिखा रहा था। ठीक है, दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। अब ये है मान लो दिल्ली, अब इससे ये कितना दूर, इससे ये कितना दूर, इससे ये कितना दूर, आर यू गेटिंग? सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, if the kilometer stones reads Delhi 70 kilometer as shown in figure 5.13, we can say that the position of the Padma is 70 kilometer from Delhi, है ना। अगर 70 किलोमीटर दिखा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि पद्मा दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। When the kilometer stones reads Delhi 60 kilometer, the position of the Padma is 60 kilometer from Delhi। ठीक है, वही सेम है कि अगर 60 किलोमीटर दिखा रहा है तो दिल्ली से पद्मा कितनी दूर है, 60 किलोमीटर है। ठीक है, does this mean that the position of the Padma with respect to the position point reference point is changing with time? क्या हम कह सकते हैं कि ये पद्मा का जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से बार बार चेंज हो रहा है, कभी वो यहाँ है कभी वो यहाँ है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो when does the position of the object change with respect to the reference point? कब ये changes कब होता है बच्चा, जब ये मूव कर रही है ना। ये मान लो अगर यही खड़ी है और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है तब तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये मूव कर रही है, कभी यहां आई कभी यहां आई, तो मूविंग, तो डज इट चेंजेस व्हेन अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग? यस, ये कब चेंज होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब ये यहां आ गई, अब ये यहां आ गई क्योंकि ये मूव कर रही है, राइट ना। चलिए अब समझते हैं मूविंग थिंग्स। चलो मूविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। चलो कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, जो कि 5 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि रेस्ट में है, और कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि मोशन में है। ठीक है, मोशन मतलब जो चल रहा है और रेस्ट मतलब जो रुके हुए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उन ऑब्जर्वेशन को तुम क्या करो, रिकॉर्ड करो। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट और एट मोशन। तुमने कैसे डिसाइड किया कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है? जब चल रहा है तो मोशन में है, जब रुका हुआ है तो रेस्ट में है, राइट ना। तो राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन फिगर 5.3। आप क्या करोगे कि उनको उसको ये जस्टिफिकेशंस को यहाँ लिखोगे। तो अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में। इस तरह से आप अपने जस्टिफिकेशन को लिखिएगा। ठीक है, कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन। कंपेयर करिए और एनालाइज कीजिए कि आपने जो लिखा वो क्या लिखा। हाउ कैन वन डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट? एक इंसान कैसे डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस पॉइंट से हमेशा पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा? मोशन कहेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो यहां हमने मोशन, दो चीजों के बारे में पढ़ा, मोशन और रेस्ट, है ना। अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो हम क्या कहेंगे? वो रेस्ट में है। ठीक है, अगर वो अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहा है तो मोशन है, अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। ठीक है, दीपा ने बस में इधर उधर देखा और उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट। कुछ देर के बाद फिर देखा और उसने देखा कि सभी अपने सीट्स पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं। सी वंडर्ड आर दे मूविंग? और वो सोच रही कि क्या ये मूव कर रहे हैं। सी कंक्लूडेड दैट द पोजीशंस ऑफ द पैसेंजर्स वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। उसने तो नोटिस किया कि पैसेंजर्स अपना मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं अपना पोजीशन, देयरफॉर दे आर सर्टेनली एट रेस्ट।
तो वो क्या है, वो रेस्ट में है। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देख रही है तो सी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन as their positions were changing with respect to the outside thing। लेकिन जब वो बाहर देख रही है तो वो क्या देख रही है कि वो मोशन में है, क्योंकि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है बाहर की चीजों के रेफरेंस में। तो द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, किस चीज के लिए, ये जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। इफ दीपा कंसीडर हरसेल्फ ऑन द बस और द बस एज अ रेफरेंस पॉइंट, अगर दीपा ने अपने आप को, हरसेल्फ को या तो बस को अगर रेफरेंस पॉइंट बनाया तो क्या देखा कि द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट, पैसेंजर्स क्या है, रुके हुए हैं। जब दीपा अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बना रही है या फिर उस बस को बना रही है तो सभी लोग क्या है, रेस्ट में है। हाउएवर इफ शी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट outside the bus saying the building as a reference point, then the passengers and the bus were in the motion, है ना। अगर दीपा ने किसी भी बाहर की चीज को, जैसे मान लो एक बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट बनाया, तो उसने क्या देखा कि पैसेंजर भी और बस भी दोनों क्या है, मोशन में, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, राइट ना। तो सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप, अगर सपोज करो कि तुम एक शिप पे ट्रेवल करो विच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर चल रहा है बहुत शांति से, ठीक है, मतलब तूफान वाले सी में नहीं, एकदम कांस्टेंट, मतलब स्थिर है ना, पानी रुका हुआ है, ठीक है। तो सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप, और उसमें कोई खिड़कियां नहीं है बच्चा उस शिप में। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी, क्या कोई और तरीका है जिससे तुम पता लगा सको कि शिप जो है वो मूव कर रहा है या फिर स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर। चलो देखते हैं। टेक अ इरेजर, एक इरेजर ले लो एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और उसको कुछ ऊंचाई से गिरा दो। ऑब्जर्व इट्स मोशन, और उसके मोशन मतलब उसके, मान लो यहाँ तुम्हारा इरेजर था, उसको जब तुमने गिराया तो तुमने क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन में इरेजर तुम्हारा गिर गया, राइट ना। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यस। When an क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरा, तो यस। When an orange drops from a tree, does it move in a straight line, क्या एक ऑरेंज अगर पेड़ से टूटता है बच्चा तो क्या वो भी स्ट्रेट लाइन में, हाँ। Have you seen the Republic Day parade, क्या तुमने रिपब्लिक डे का परेड देखा है। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, जो मार्च पास्ट स्टूडेंट करते हैं परेड में उसको याद करो। रिकॉल मतलब याद करो। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो हाँ। When the heavy box is pushed, जब हम एक कोई बहुत ही भारी बॉक्स को पुश करते हैं बच्चा, तो इट मे ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, राइट ना। चलिए, तो when a object moves along a straight line, its motion is known as linear motion। linear मतलब होता है सीधी, है ना, लीनियर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। आइडेंटिफाई द लीनियर मोशन, जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना, ये जो बॉक्स को पुश कर रहा है ये भी एक लीनियर मोशन है, ऑरेंज गिर रहा है ये भी लीनियर मोशन है, ये लोग चल रही हैं बच्चा ये भी एक लीनियर मोशन है, राइट ना। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या सभी चीजें एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं। तो यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन अ स्विंग और मैरीगो राउंड, सॉरी, आपने देखा होगा कि आप या तो झूला झूलते हो, ठीक है, या फिर मैरीगो राउंड में चलते हो। मैरीगो राउंड देखियो ना, जो आप जाते हो मेले में तो इस तरह से मैरीगो राउंड होता है ना, एक झूला, राइट ना। तो आप इसमें देखे होंगे, या फिर एक स्विंग जो आप नॉर्मली एक झूला झूलते हो बच्चा, तो वो कैसे ऐसे ऐसे मूव करता है, राइट ना। तो आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन आर आल्सो लीनियर, क्या ये भी लीनियर है, क्या ये सीधी लाइन में है, ऑफ कोर्स नॉट। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो अब इन्वेस्टिगेट करते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो एट द एंड ऑफ अ थ्रेड, अब क्या करेंगे बच्चा कि इरेजर को एक थ्रेड में बांध दो, ठीक है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड एंड व्हर्ल इट, मतलब कि इस एंड को अपने हाथ में पकड़ लो और क्या करो, इसको इस तरह से घुमाओ, ठीक है, इस तरह से क्या करो, व्हर्ल करो, ठीक है। ऑब्जर्व इट मोशन, और इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरीगो राउंड, क्या जो मैरीगो राउंड अभी आपको बनाया क्या वो वैसा ही मोशन दिखा रहा है, ऑफ कोर्स यस,
है ना। तो ऑब्जर्व इट्स मोशन, इस मोशन को ऑब्जर्व करिए। इट इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरीगोराउंड, यस, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ मोशन। कैसा है बच्चा, कि जब ये गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इस मोशन को क्या कहेंगे बच्चे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसने ये इरेजर को बांधा है और इस तरह से घुमा रही है, और ये देखो ये है मैरी गो राउंड, राइट ना। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। अब चलिए, tie an eraser or a potato at one end of this of the thread and hang the eraser by holding the other end of the thread, keep the hand steady, ठीक है। अब क्या करो कि इरेजर को बांध लिए, यहां पकड़ लो और इस तरह से घुमाओ, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तो यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। अब यहां से इस इरेजर को मान लो तुमने एक हाथ से पकड़ा और इस तरह से छोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से बार बार मूव कर रहा है, राइट ना, दोनों साइड। तो डज इट स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो, ये वर्ड याद रखो बच्चा, टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, इस मोशन में घूम रहा है। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ द स्विंग, क्या ये झूले की तरह है, तो बिल्कुल, है ना, ऐसे ही आप झूला झूलते हो ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन से जब ये टू एंड फ्रो मूव करता है बच्चे, तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और ये है हमारा थर्ड टाइप का मोशन। इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ये देखिए, ये इरेजर इस तरह से मूव कर रहा है, ये झूला इस तरह से मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो और थोड़ा पता लगाते हैं। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप, एक छोटा सा, एक पतला सा मेटल का स्ट्रिप ले लो ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 50 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। होल्ड इट वन एंड प्रेस्ड इट ऑन अ टेबल, उसके एक एंड को होल्ड करो टेबल पे प्रेस करके, देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है ना, इसी तरीके से। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स, बुक का यूज कर सकते हो, और अ ब्रिक टू होल्ड इट, इस तरह से इस मेटल का को रख दिए वो मेटल स्ट्रिप को, ठीक है। या फिर आप मेटल का जो स्केल आता है बच्चा, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, और यहाँ पे बुक रख दो या ब्रिक्स रख दो, विच एवर इज पॉसिबल। प्रेस द फ्री एंड, और इस एंड को प्रेस करो, ठीक है, इस तरह से प्रेस करो और छोड़ दो, ठीक है। तो ऑब्जर्व इट्स मोशन, तो ये क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा, है ना, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, है ना, फ्लिप करेगा, ठीक है। डज इट मूव्स अप एंड डाउन, क्या ये अप और डाउन जा रहा है, तो ऑफ कोर्स, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, है ना, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा बच्चा, वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ, देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कि अगर वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है बार बार, है ना, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर वो एक प्रॉपर एक टाइम में, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर 1 सेकंड में ये दोनों यहां से यहां तक का कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये कर रहा है, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, तो इट्स मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, वो अपने सर्कुलर पाथ पे बार बार घूमेगा उसी पीरियड में, है ना, 1 सेकंड में वो यहां से यहां तक आ जा रहा है, ठीक है। तो an object in his oscillatory motion also repeats its position while moving to and fro, oscillatory motion में भी ये फॉलो कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक इन नेचर मान सकते हैं, अगर वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा तभी, ध्यान देंगे। अगर फिक्स्ड मतलब अगर 1 सेकंड में ही अगर वो अपना पूरा सर्कल